Audio Jungle. हेलो। आज हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी को समझने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे प्रेरक मानी जाती है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। सोचिए जरा, 50 सालों के इस लंबे सफर में कैसे एक पूरा बिखरा हुआ समाज अचानक एकजुट हो गया और एक ऐसी ताकतवर शक्ति बन गया जिसे रोक पाना आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। और इस सफर को समझने के लिए हम इन 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला, राष्ट्रवाद का जन्म। फिर नरमपंथी और चरमपंथी विचारधाराओं का टकराव। उसके बाद बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। फिर हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का असर और आखिर में जन आंदोलन का युग। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, राष्ट्रवाद का जन्म। ये कहानी मुख्य रूप से 1870 और 80 के दशक के आसपास आकर लेने लगी थी। अब इस दौर में हुआ क्या कि नए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पेशेवर जैसे कि वकील और पत्रकार, इन लोगों ने देश के संसाधनों पर, अंग्रेजों के कब्जे पर कड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए। और एक बहुत ही बुनियादी पर सबसे जरूरी सवाल पूछे जाने लगा, आखिर ये इंडिया है क्या और ये किसके लिए है? बस इस एक सवाल ने ही पूना सार्वजनिक सभा जैसे शुरुआती संगठनों की नींव रखी। हर कोई यही सोच रहा था कि इस देश पर असली हक आखिर किसका है। और सच कहूं तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सीधा था, ये देश इसके सभी लोगों का है। 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय का नहीं, बल्कि सभी अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। और यही वो शानदार विचार था जिसने आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे विशाल संगठन को एक बेहद मजबूत आधार दिया। यहाँ एक बहुत ही भारी और जरूरी शब्द निकलकर सामने आता है, सॉवरेन यानी संप्रभु, जिसका आसान भाषा में मतलब है बिना किसी बाहरी दखल के अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। इन शुरुआती संगठनों के अंदर ये आधुनिक, ये क्रांतिकारी सोच बैठ चुकी थी कि भारतीय जनता को अपने मसलों पर फैसले लेने का पूरा अधिकार हर हाल में मिलना ही चाहिए। अब इन्हीं शुरुआती मॉडरेट या नरमपंथी नेताओं में एक बहुत बड़ा नाम था दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने अपनी एक ऐसी कड़ी किताब पेश की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक नीतियों की बिल्कुल धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ यह साबित कर दिया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा पानी की तरह बहाकर ब्रिटेन भेज रहे थे। पूरे देश के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, नरमपंथी बनाम चरमपंथी, यानी विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा टकराव। जैसे जैसे 1890 का दशक पास आया, ये आंदोलन 2 अलग अलग रास्तों पर बंटने लगा। एक तरफ थे मॉडरेट्स जो ये मानते थे कि प्रार्थनाओं, याचिकाओं और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने से काम बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ थे रैडिकल्स यानी चरमपंथी। इन्होंने इन प्रार्थनाओं की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, बहिष्कार और स्वराज के लिए लड़ने से मिलेगी। रेडिकल्स का तो यही कहना था कि अंग्रेजों के इन अच्छे इरादों पर तो गलती से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और रेडिकल्स की इस विचारधारा की सबसे अहम आवाज थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी के जरिए एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सच में इस एक लाइन ने पूरे आंदोलन की ऊर्जा ही बदल कर रख दी। पंजाब से भी ऐसी ही एक और बुलंद आवाज उभरी, लाला लाजपत राय की। ये भी रेडिकल्स के मुख्य नेता थे। उन्होंने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि हुकूमत के सामने हाथ जोड़ने या अर्जियां लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें क्रियाशील आत्मनिर्भरता अपनानी पड़ेगी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, विभाजन और स्वदेशी। बात है 1905 की। 1905 में वायसरॉय कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का एक छोटा सा बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन कर दिया। इस एक फैसले ने पूरे देश में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी और यहीं से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इस आंदोलन का मकसद बड़ा साफ था, अंग्रेजी रूल का विरोध करना, आत्मसहायता और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी, विदेशी संस्थानों और चीजों का पूरी तरह से बहिष्कार करना। इस दौर की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस गुस्से ने मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों को एक ही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। जरा इस नज़ारे को देखिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों की ऐसी ही भीड़ सड़कों पर उतर आई थी।
अब स्वराज की मांग सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों के बैठक खानों तक सीमित नहीं रह गई थी। ये अब सड़कों पर चलने वाली आम जनता की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। खैर, इन्हीं बहिष्कारों के बीच एक और तीखा विचार धीरे धीरे उभरने लगा, क्रांतिकारी हिंसा। इसका सीधा सा मतलब था समाज में एक बड़ा और जल्द बदलाव लाने के लिए बल यानी ताकत का प्रयोग करना। कुछ लोगों को अब पक्का विश्वास हो गया था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अब शांति और अपील नहीं, बल्कि हथियार और ताकतवर तरीकों की ही जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं चौथा भाग, प्रथम विश्व युद्ध का असर, जिसने जमीन पर आर्थिक स्थिति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक हालत को जैसे रातों रात पलट दिया। हुआ क्या कि रक्षा खर्च में बहुत भारी वृद्धि हो गई। उसका नतीजा, आम लोगों की आय पर टैक्स बढ़ा दिए गए और रोजमर्रा की आवश्यक चीजों के दाम आसमान छूने लगे। सोचिए, जहां आम जनता महंगाई से रो रही थी, वहीं कुछ व्यापारी वर्ग इसी युद्ध से मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पर एक और बड़ा बदलाव तब आया जब भारतीय सैनिक विदेशों से लड़कर वापस लौटे। उन्होंने वहां बाहर औपनिवेशिक ताकतों का नंगा सच देखा था, और अब उनके अंदर भारत में भी अंग्रेजी शासन का विरोध करने की एक नई चिंगारी जल चुकी थी। और यहां से शुरू होता है हमारा पांचवा और आखिरी भाग, जन आंदोलन का युग, जहां से एक नए नेतृत्व की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद चारों तरफ आर्थिक तंगे और गुस्सा था। उसी दौर में 1895 के नटाल कांग्रेस की इस दुर्लभ तस्वीर पर गौर कीजिए। पीछे की लाइन में ठीक बीच में कोट और टाई पहने हुए एक शख्स खड़े हैं, महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदभाव के खिलाफ अपने बेहतरीन और सफल अहिंसक आंदोलनों ने उन्हें भारत आकर सभी अलग अलग वर्गों को एकजुट करने के लिए एक बेहद अनुभवी नेता बना दिया था। भारत आने के बाद उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1915 में आकर सबसे पहले उन्होंने पूरे देश का लंबा भ्रमण किया, जमीनी हकीकत और आम लोगों की तकलीफों को गहराई से समझा। फिर 1918 में उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की एक लाजवाब और सफल हड़ताल हुई, और ठीक इसके बाद 1919 में उन्होंने पहले अखिल भारतीय आंदोलन यानी रॉलेट सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या जिसने इतना बवाल खड़ा किया? दरअसल इस कानून ने लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और पुलिस को असीमित बिना किसी रोक टोक वाली ताकतें दे दी थीं। गांधी और जिन्ना जैसे नेताओं ने इसे खुलेआम एक शैतानी और अत्याचारी कानून बताया। इस बेहद नाइंसाफी वाले कानून के खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध और हड़तालें शुरू हो गईं। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो किया वो इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। जलियांवाला बाग की दीवारों पर छपे ये गोली के निशान आज भी उस रुला देने वाले नरसंहार की गवाही देते हैं। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा निहत्थे और मासूम लोगों पर बरसाई गई गोलियां इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक पन्नों में से एक हैं। इस घटना ने पूरे देश को सिर्फ शोक में ही नहीं डुबाया, बल्कि एक भयानक और आग बबूला कर देने वाले गुस्से से भर दिया। एक तरफ जलियांवाला बाग नरसंहार का आक्रोश था और दूसरी तरफ टर्की के खलीफा पर थोपी गई बेइज्जती भरी संधि का दुख। ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़ गए और इसी सिलसिले ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ जन्म दिया। इसने देश में एक ऐसी अटूट हिंदू मुस्लिम एकता बनाई जिसका अंग्रेजों को अंदाजा तक नहीं था। दोनों समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा, पूरे देश में फैला हुआ जन आंदोलन शुरू कर दिया। तो अपनी आज की इस कहानी को हम इसे एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। जन आंदोलनों को सड़कों पर लाने की सच्ची कीमत आखिर क्या होती है? और सोचिए, एक बनता हुआ नया राष्ट्र अहिंसक विरोध और क्रांतिकारी बदलाव की इन लपटों के बीच में आखिर कैसे एक संतुलन बनाता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से भारत के इस ऐतिहासिक सफर को समझना और भी दिलचस्प हो गया होगा। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।